भाइयों, दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में जो दूसरा बहुत चर्चित सब्जेक्ट है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें छोटे से लेकर बड़े आदमियों का इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको लेकर बहुत सारे कानून ऑर्डर्स सब निकले हैं। हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहते हैं। तो ये है सेक्शन 49 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इसी की बेसिस पर इस प्रांत का इंडस्ट्रियलाइजेशन मुमकिन है और इसी के बेसिस पर ज़मीन मिली है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनी है। उसी के विषय में ये पूरा कानून है, धारा 49 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो आप जानते हैं कि ये तो आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए जो भी लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं सबको यहाँ के जो मूलवासी हैं, ट्राइब्स हैं, उन्हीं पर डिपेंड करता है। और इसी एक्सोडस के डर से सरकार ने अपना कानून बनाया है, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए हैं और रूल्स बनाए हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि ये जो कोई भी भूमिहारी फैमिली या कोई भी ऑक्युपेंसी होल्डर जो है वो अपनी ज़मीन को जो लोगों को दे सकता है, जो कि इसके पर्पज़ एक हो सकते हैं। इसमें एक है यानी in any case the use of the land for any industrial purpose or for any other purpose which the state government may by notification declare to be subsidiary thereto or to access to land used or required for any such purpose। मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। तो वो इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है, इसका पूरा डिटेल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मिलता है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। तो उसी पर्पस के लिए जो नोटिफाइड आपका इंडस्ट्रियल पर्पस है, उसी के लिए किसी की ज़मीन कोई ले सकता है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है माइनिंग के लिए ले सकता है। जानते हैं यहाँ बहुत सारी माइंस हैं, अभ्रक है, कोयला है, वगैरह वगैरह। इसके विषय में भी ज़मीन ले सकता है। मतलब ये तो ज़मीन उन्हीं से लेगा, चाहे तो भूमिहारी टेनेंसी वाले हों या चाहे आपका ऑक्युपेंसी रैयत हो। तो यही तो इन लोगों की ज़मीन है। और सब ज़्यादा जो है ना ज़मीन जो है ना ये आपका जो है ना ट्राइब्स के पास है। तो उसके बारे में ये कानून और बनाया है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अगर जो आदमी भी ज़मीन लेता है तो वो जो ज़मीन लेगा उसको इसी काम में इस्तेमाल करेगा जिस काम के लिए वो लिया है। ये नहीं कि ये इंडस्ट्री के नाम पर ले और घर बनाए। लेकिन आजकल ऐसा हो भी रहा है, तो उसके विषय में भी कानून है। अगर जनता जागृत हो जाएगी तो जनता तो जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं कर नहीं पाएंगे। अब इसके बाद और दूसरा पॉइंट है कि
जो भी ज़मीन ली जाएगी ये रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ली जाएगी। और अगर डीड एग्जीक्यूट के पहले तो जो लोग ट्राइब्स हैं वगैरह जो हैं और उनकी ज़मीन अगर ली जाएगी तो उन्हें परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, कंसेंट के लिए डीसी के पास अप्लाई करना होगा। अगर डीसी का जो कंसेंट मिलेगा तभी उसको खरीद सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, बिफोर कंसेंटिंग टू एनी सच ट्रांसफर द डिप्टी कमिश्नर शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट एडुकेट कॉम्पनसेशन हैज़ बीन मेड। मतलब ये ख़ासतौर से एसटी के बारे में, ख़ासतौर पर पूरी तरह से एसटी के ही बारे में ये है कि एक कॉम्पनसेशन की राशि सेटल कर दी कि भाई इस रेट से आप ज़मीन लीजिएगा और इस रेट से ये गवर्नमेंट उस पर कंसेंट देती है। एक तो एक पॉइंट होगा। और ये जो है ना इसके बाद फिर वो डीसी को संतोष होना चाहिए सर कि जो है जो कॉम्पनसेशन है वो उसको जो है अटेंडेंट को पूरी तरह से मिल जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और है कि एक ग्राउंड और है कि मान लीजिए कि कंसेंट दे दिया लेकिन बाद में कोई वजह से सरकार उसको जो सरकार हो चाहे जो ऑक्युपेंसी रैयत तो चाहता है कि हमको नहीं देना है, तो उसके बारे में भी है कि अगर ये आपका 49 का जो 5वां क्लॉज है उसमें इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 12 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटर्न कंसेंट इज गिवन बाय द डिप्टी कमिश्नर in regard to the transfer of holding or part thereof belonging to any occupancy raiyat who is a member of the scheduled tribe either on his own motion or on an application made to it in this behalf set aside such written consent। और वो जो कंसेंट है उसको वो आपको एन्यूल भी कर सकता, ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह से कहा कि ये भी एक ग्राउंड दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि रिटर्न कंसेंट आपका जो एन्यूल हो जाती है तो फिर तो इसके बाद वो जो है ना ख़त्म हो सकता है। हम थोड़ा सा इसमें गलत बता दिए। वो ये है कि इस तरह का जो कंसेंट वाली बात है, अगर मान लीजिए कंसेंट मिल गई है और अगर वो ऑक्युपेंसी रैयत अपना ज़मीन वापस लेना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया थोड़ा सा हट करके है। वो है कि वो एप्लीकेशन उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास देनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हो सकता है आपका चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, तब वहाँ से इंक्वायरी होगी। इसके बाद डीसी के पास मामला रिफ़र होगा, तब जा कर के वो ज़मीन वापस लेने वाली प्रक्रिया चालू होगा। ये बात है। इसके बाद ये तो अब आगे लेने देने की बात है, वापस लेने की बात तो बहुत लंबा है। इसके बाद दूसरे वीडियो में आप जानेंगे। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये कंसेंट जो है ना, जो जिसका ये मसला है सेक्शन 49 में, ये मसला सिर्फ एसटी के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। अगर उसकी ज़मीन है तो उसको कंसेंट लेना है, तभी जा कर के वो ज़मीन उसको मिलेगी और तभी वो वहाँ इंडस्ट्री बैठा सकेगा। इसके अलावा ये जो भूमिहारी टेनेंसी है, इसके बारे में भी जिसका डिस्क्रिप्शन आपका सेक्शन 48 में भी है, उसमें भी कहा गया है
एक सेक्शन के अंदर 46 क्लॉज 2AB में कि अगर वो शेड्यूल ट्राइब है तो वैसी कंडीशन में उसको भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर शेड्यूल ट्राइब है तो उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी जा कर के वो अपनी ज़मीन जो आदमी ख़रीद रहा है उसको रजिस्टर करनी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, तो भाइयों फिर इसके बाद जो ज़मीन वापसी वाली बात है मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तब के लिए धन्यवाद।